स्माइक चुनावी यात्रा। इस बार चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, ये दो बड़े फैक्टर्स की जंग बन चुका है। महिलाओं की हिस्सेदारी और नए वोटर का असर। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक एक सवाल हर जगह गूंज रहा है, महिलाओं को असली मौका किसने दिया। और इसी बीच बंगाल में चुपचाप जुड़ गए 7 लाख नए वोटर, जो बिना शोर के पूरा चुनावी गणित बदल सकते हैं। तो क्या महिला वोट तय करेगा सत्ता का रास्ता, या नए मतदाता लिखेंगे नई सियासत की कहानी। आज की चुनावी यात्रा में डेटा, दावे और जमीनी हकीकत, सबका पूरा विश्लेषण। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। अगर महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात चुनावी मंचों से निकलकर जमीन पर उतरती है, तो उसका सबसे ठोस पैमाना होता है टिकट वितरण, यानी किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया। बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में ये सवाल इस बार चुनावी बहस के केंद्र में है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों की तस्वीर अलग अलग होते हुए भी एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 52 यानी 52 महिलाएं हैं। ये कुल लगभग 17.8% बैठता है। टीएमसी इसे अपनी महिला केंद्रित राजनीति का प्रमाण बताती है और ये भी याद दिलाती है कि उनके संसद में भी महिला सांसदों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। पार्टी का ये तर्क है कि वो सिर्फ कानून की बात नहीं करती, बल्कि जमीन पर महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी भी देती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें केवल 33 महिलाएं हैं, यानी लगभग 11.2%। ये आंकड़ा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इससे ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन टिकट देने के मामले में पीछे है। कांग्रेस और वाम दलों की बात करें तो कांग्रेस ने करीब 35 और लेफ्ट ने 34 महिलाओं को टिकट दिया है, यानी ये दोनों दल प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी के आसपास ही खड़े नजर आते हैं। लेकिन टीएमसी कांग्रेस से पीछे है। इस तरह बंगाल में अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो महिला उम्मीदवारों के मामले में टीएमसी सबसे आगे दिखाई देती है, लेकिन ये बढ़त भी 33% के दावे से काफी कम है। अब तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, जहां तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। यहां डीएमके ने 175 में से 19 महिलाओं को टिकट दिया है। ये प्रतिशत करीब 10 से 11 के आसपास बैठता है। वहीं एआईएडीएमके ने 170 सीटों में से 21 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जो डीएमके से थोड़ा बेहतर आंकड़ा है। बीजेपी की बात करें तो तमिलनाडु में उसका प्रदर्शन और कमजोर दिखता है। पार्टी ने यहां बहुत सीमित संख्या में करीब 6 महिला उम्मीदवार उतारी हैं। वहीं कांग्रेस ने 28 सीटों में से सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की बात करने वाली पार्टियां भी राज्य स्तर पर इस कसौटी पर बहुत मजबूत नहीं दिखती। अगर इन दोनों राज्यों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा ट्रेंड सामने आता है। कोई भी बड़ी पार्टी 33% महिला प्रतिनिधित्व के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी विडंबना है। एक तरफ महिला आरक्षण पर संसद से सड़क तक बहस हो रही है, दूसरी तरफ टिकट वितरण में महिलाएं अभी भी सीमित हैं। यहां एक और अहम बात समझना जरूरी है। टिकट देना सिर्फ संख्या का मामला नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक जोखिम और रणनीति से भी जुड़ा होता है। कई पार्टियां ये तर्क देती हैं कि वो विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना के आधार पर उम्मीदवार चुनती हैं, लेकिन यही तर्क आलोचना का कारण भी बनता है, क्योंकि अगर महिलाओं को मौका ही कम मिलेगा तो उनका विनेबिलिटी वेक्टर कैसे बढ़ेगा। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि एक मजबूत महिला नेता की है और उनकी पार्टी महिला वोटरों के बीच गहरी पकड़ रखती है। इसलिए यहां महिला उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। वहीं तमिलनाडु में राजनीति अब भी बड़े पैमाने पर पुरुष नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है, भले ही जयललिता जैसी मजबूत महिला नेता का दौर रहा हो। अब सवाल यह है, क्या महिला वोटर इन आंकड़ों को ध्यान में रखेंगी या फिर वो योजनाओं, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला वोटर अब सिर्फ सहानुभूति या प्रतिनिधित्व के आधार पर वोट नहीं करती, बल्कि वो ये देखती है कि किस पार्टी की नीतियां उसके जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। यानी टिकट वितरण एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला उससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है। महिला आरक्षण की बहस अभी भी राजनीति के मंच पर ज्यादा है, जमीन पर कम, और शायद यही वजह है कि ये मुद्दा इस चुनाव में इतना बड़ा बन गया है। चलिए अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर एक ऐसा फैक्टर है जो चुपचाप लेकिन बेहद असरदार तरीके से पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है, तो वो है नए मतदाता। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव से ठीक पहले करीब 7 लाख नए वोटर मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन अगर इसे चुनावी नजरिए से देखें तो ये संख्या कई सीटों का भविष्य तय कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक इन 7 लाख नए मतदाताओं में से लगभग 3.22 लाख पहले चरण में और करीब 3.88 लाख दूसरे चरण में मतदान करेंगे। यानी दोनों चरणों में इनका प्रभाव बराबर बटा हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में अब मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 6 करोड़ 82 लाख से ज्यादा हो चुकी है, और यह आंकड़ा अंतिम रूप से और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितने वोटर जुड़े, बल्कि ये है कि ये वोटर हैं कौन। चुनाव आयोग ने अभी तक इन नए मतदाताओं की प्रोफाइल सार्वजनिक नहीं की है, यानी ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने युवा हैं, कितने पहली बार वोट डालने वाले हैं, कितने शहरी इलाकों से हैं और कितने ग्रामीण क्षेत्रों से। यही अनिश्चितता इस पूरे फैक्टर को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अगर इन नए वोटरों में बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की है, यानी 18 से 23 साल के बीच के लोग, तो ये चुनाव का रुख बदल सकता है। युवा वोटर पारंपरिक वोट बैंक से अलग सोच रखते हैं। वो सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित होते हैं, नए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं और कई बार बदलाव के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टियां, जिनके डिजिटल कैंपेनिंग मजबूत मानी जाती है, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वहीं अगर इन मतदाताओं में बड़ी संख्या ग्रामीण या महिला वोटरों की है, तो टीएमसी को बढ़त मिल सकती है। टीएमसी की पकड़ खासकर ग्रामीण इलाकों और महिला वोटरों में मजबूत रही है। राज्य सरकार की योजनाएं जैसे वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और महिला स्व सहायता समूह इन वर्गों को सीधे प्रभावित करती हैं। यहां एक और अहम पहलू जुड़ता है, हाल के महीनों में हुई वोटर लिस्ट की समीक्षा प्रक्रिया, जिसे लेकर पहले से ही विवाद रहा है। पहले बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, फिर नए नाम जोड़े गए। इस पूरी प्रक्रिया ने राजनीतिक माहौल को संवेदनशील बना दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ वर्गों के वोट हटाए गए, जबकि चुनाव आयोग का कहना है ये प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है। अब जब 7 लाख नए वोटर जुड़ गए हैं, तो ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। क्या ये संतुलन को बदल देगा, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बेहद कम होता है। पिछले चुनावों में कई सीटें ऐसी थी जहां 2 से 5,000 वोटों के अंतर से नतीजे तय हुए थे। ऐसे में अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15,000 नए वोटर जुड़ते हैं, तो ये सीधे सीधे नतीजे को पलट सकता है। कुल मिलाकर ये 7 लाख नए वोटर सिर्फ संख्या नहीं है, ये स्विंग फैक्टर है जो चुनाव को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये नए मतदाता बदलाव का संकेत देंगे या फिर मौजूदा सत्ता के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कई बार चुनाव का फैसला बड़े नेताओं या बड़े मुद्दों से नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे लेकिन निर्णायक फैक्टर से तय होता है। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.